एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एमपी जीके से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने जा रहे हैं। एमपी पीएससी का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 1 से जुड़े हुए एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रही हूँ मैं अमीशा जायसवाल। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे ये आपके आने वाले एमपी पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम और व्यापम एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका इनमें से कौन थी? झलकारी बाई, गिरधारी बाई, लक्ष्मीबाई या उपरोक्त सभी? तो रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका इनमें से गिरधारी बाई हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब दिमाग में आएगा मैम झलकारी बाई का भी नाम हमने सुना है, ये किसकी अंगरक्षिका थी? तो झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका का नेम था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका गिरधारी बाई जी और रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका झलकारी बाई थी और ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। शहादत खान अंग्रेजों के खिलाफ इनमें से किस क्षेत्र से लड़ रहे थे? नागौद, रायसेन, देवास या फिर महू? तो शहादत खान रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ महू क्षेत्र से लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसमें हम जो भी एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं अभी हम देखेंगे 1857 की क्रांति में कौन से प्रमुख क्रांतिकारी कौन से क्षेत्र से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। राजा ठाकुर प्रसाद इनमें से कहां से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे? रायपुर, राघवगढ़, रामगढ़ या फिर संबलपुर? तो राजा ठाकुर प्रसाद इनमें से राघवगढ़ क्षेत्र से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नारायण सिंह इनमें से किन से क्षेत्र से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे? रायपुर, राघवगढ़, रामगढ़ और संबलपुर? तो राघवगढ़ तो जस्ट अभी हमने देखा कि राघवगढ़ से तो राजा ठाकुर प्रसाद थे, तो ये तो होगा नहीं आपका। तो रायपुर, रामगढ़ और संबलपुर में राइट आंसर हो जाएगा नारायण सिंह रायपुर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। रानी अवंतीबाई इनमें से किस क्षेत्र से अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम कर रही थी? रायपुर, राघवगढ़, रामगढ़ और संबलपुर? तो रानी अवंतीबाई रामगढ़ मंडला क्षेत्र से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रही थी, ये ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने बताया इनकी अंगरक्षिका का नेम क्या था? गिरधारी बाई। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। और कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से अंग्रेज सेनापति के खिलाफ ये लड़ रही थी। तो अंग्रेज सेनापति वार्डन के खिलाफ ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 में युद्ध कर रही थी। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। रानी अवंतीबाई रामगढ़ मंडला से अंग्रेज सेनापति वार्डन के खिलाफ संग्राम कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेंद्र भाई इनमें से किस क्षेत्र से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे? रायपुर, राघवगढ़, रामगढ़ और संबलपुर? तब इसको एलिमिनेट करिए। रायपुर में हमने क्या देखा? नारायण सिंह जी, तो ये तो होगा नहीं। राघवगढ़ में हमने देखा राजा ठाकुर प्रसाद जी, तो ये भी नहीं होगा। फिर जस्ट अभी हमने देखा रामगढ़ से हो जाएंगे रानी अवंतीबाई जी, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? संबलपुर। तो सुरेंद्र भाई संबलपुर से अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सागर से अंग्रेजों के खिलाफ कौन नेतृत्व कर रहा था? शंकर शाह, डेलन शाह, शेख रमजान और देवी सिंह? तो सागर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन शेख रमजान करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे लोगों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है शहादत खान और शेख रमजान में। तो शहादत खान जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ महू से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे और शेख रमजान सागर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। गढ़ा मंडला से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कौन कर रहे थे? तो यहाँ पे शंकर शाह, डेलन शाह, शेख रमजान या देवी सिंह? तो गढ़ा मंडला से अंग्रेजों के खिलाफ शंकर शाह विद्रोह प्रदर्शन करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम डेलन शाह अंग्रेजों के खिलाफ किस क्षेत्र से प्रदर्शन कर रहे थे? नरसिंहपुर, राघवगढ़, रामगढ़ या संबलपुर? तो डेलन शाह नरसिंहपुर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा डेलन शाह नरसिंहपुर से हैं और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया
कि शंकर शाह गढ़ामंडला से हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, शंकर शाह गढ़ामंडला से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि डेलन शाह कर रहे हैं नरसिंहपुर से। इसके अलावा यहाँ पे एक और नाम आपको देखने को मिल रहा है देवी सिंह का। तो देवी सिंह आपके मंडला से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट लिख के दे देती हूँ, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कौन से क्रांतिकारी कहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे। तो जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा रानी अवंतीबाई जी। रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका गिरधारी बाई जी। तो रानी अवंतीबाई रामगढ़ मंडला से अंग्रेज सेनापति वार्डन के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रही थी। इसके अलावा हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से अंग्रेजों के खिलाफ थी, लेकिन झांसी के साथ साथ ग्वालियर फिर ये आती हैं, तो वहां पे भी अंग्रेज सेनापति के खिलाफ ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करती हैं। फिर हो जाएंगे शहादत खान जी। शहादत खान, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हो जाएंगे महू से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे। और शेख रमजान सागर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है नारायण सिंह कहाँ से विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो नारायण सिंह जी रायपुर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे। राजा ठाकुर प्रसाद जी कहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे। तो राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़ से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सुरेंद्र भाई कहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे। तो सुरेंद्र भाई संबलपुर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, शंकर शाह गढ़ामंडला से और डेलन शाह नरसिंहपुर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये सारे पॉइंट याद रखना कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में मध्य प्रदेश से कौन से क्रांतिकारी कहां से पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मध्य प्रदेश में रिवॉल्ट ऑफ 1857 नीमच छावनी से स्टार्ट होता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। नीमच छावनी से आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस वंश की राजधानी ओरछा थी। भोसले, बुंदेला, तोमर या चंदेल। तो इनमें से बुंदेला राजवंश की राजधानी ओरछा थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे। बुंदेलखंड, शिवपुरी, छत्तीसगढ़ या महाकौशल। तो राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के राजा थे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और इनको हम बुंदेलखंड केसरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि बुंदेलखंड केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, राजा छत्रसाल जी को, और महाबली भी इन्हें कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। महाराजा छत्रसाल जी का जन्म 17 जून 1648 में इनमें से किस जिले में हुआ। टीकमगढ़, मंडला, जबलपुर या देवास। तो राजा छत्रसाल जी का जन्म 17 जून 1648 में टीकमगढ़ जिले में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब आप ही दिमाग लगाइए, मैंने क्या बताया, छत्रसाल जी बुंदेलखंड क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो मंडला, जबलपुर, देवास और टीकमगढ़ में टीकमगढ़ बुंदेलखंड क्षेत्र में आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा छत्रसाल ने इनमें से कौन सा नगर बसाया था। छतरपुर, संबलपुर, रायपुर या फिर नागपुर। तो छत्रसाल से लिंक करो, इनके नाम से मिलता जुलता आपको शहर लग रहा है छतरपुर, तो इन्होंने छतरपुर नगर को बसाया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। चंदेला किंग परमार्दी देव जी को डिफीट करेंगे, हराएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दाश वंश की स्थापना की थी। तो दाश वंश की स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, तो इसने चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तुर्क सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। तो इंडिया में सबसे पहले आप अगर देखो तो हम देखते हैं दास वंश की स्थापना हुई। मिडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो दास वंश या स्लेव डायनेस्टी आपकी जो थी वो टर्की डायनेस्टी थी। तो तुर्क सल्तनत या टर्की डायनेस्टी जो सबसे पहले स्टैब्लिश करेगा, कौन करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, यही तो दास वंश का फाउंडर है। तो ऑप्शन नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने टर्की डायनेस्टी या फिर तुर्क सल्तनत की स्थापना भारत में सबसे पहले की। और अगर आपसे पूछा जाए अफगान वंश कैसे आया, तो अफगान वंश आपका जो था वो था लोदी डायनेस्टी।
लोधी डायनेस्टी आपकी अफगानी थी, तो ये ध्यान रखना। स्लेव डायनेस्टी आपकी तुर्क डायनेस्टी कही जाती है और अफगान डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये भी दास वंश का राजा था, स्लेव डायनेस्टी का किंग था। तो इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा, किसने अटैक किया था? सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है आपका, तो इसमें अटैक किया था आपका महमूद गजनवी ने या फिर महमूद गजनी ने। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात, महमूद गजनवी ने अटैक किया। महाकालेश्वर मंदिर में अटैक इल्तुतमिश ने किया, जो कि स्लेव डायनेस्टी का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने किस शासक को शिवपुरी पर अधिकार प्रदान किया? नरवर्मन, हमीरवर्मन, छत्रसाली, इनमें से कोई नहीं। तो होता क्या है स्टोरी में कि इल्तुतमिश जो था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश जिसने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा है, वो ग्वालियर में अटैक करने के लिए जा रहा था। अब ग्वालियर में ये अटैक करने के लिए जा रहा है, तो इसकी हेल्प नरवर्मन करेगा। नरवर्मन क्या करेगा? इल्तुतमिश की हेल्प कर देगा। तो चूंकि इल्तुतमिश की हेल्प नरवर्मन करता है, दैट्स व्हाई इल्तुतमिश नरवर्मन राजा को शिवपुरी पर अधिकार प्रदान करेगा। स्टोरी क्या है? इल्तुतमिश ग्वालियर पे अटैक करने जा रहा था, इसकी हेल्प नरवर्मन करेगा और इल्तुतमिश नरवर्मन से खुश होकर उसको शिवपुरी पर अधिकार प्रदान कर देगा। ये पूरी स्टोरी होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नसरुद्दीन महमूद ने कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण कब किया? 1227, 1229, 1241 या 1247? तो नसरुद्दीन महमूद 1247 में 1247 में कालिंजर के फोर्ट पर अटैक करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के शासक लोहंगदेव को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या महमूद गजनवी? लोहंगदेव को मोहम्मद गौरी डिफीट करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ग्वालियर के शासक लोहंगदेव और साथ ही साथ सलक्ष्मण, इन दोनों को हराता है मोहम्मद गौरी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ग्वालियर के राजा सलक्ष्मण को और लोहंगदेव को पराजित किया मोहम्मद गौरी ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे पराजित किया था? चंदेल शासक परमार्दी देव को कुतुबुद्दीन ऐबक पराजित करेगा। इल्तुतमिश ने किसे शिवपुरी पर अधिकार प्रदान किया? नरवर्मन को। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। भोपाल की प्रसिद्ध ताज उल मस्जिद का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? बेगम साजिदा सुल्तान, रजिया सुल्तान, सिकंदर जहां बेगम या शाहजहां बेगम? ये सारी बेगमों के नेम भोपाल की प्रमुख बेगमों के नेम है, ध्यान रखना। तो हम देखते हैं ताज उल मस्जिद का निर्माण स्टार्ट करवाती हैं शाहजहां बेगम। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ताज उल मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है, ध्यान रखना, भोपाल की बहुत ही फेमस मस्जिद है और इसका निर्माण कार्य शुरू करवाती हैं शाहजहां बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताज उल मस्जिद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक डैश में स्थित है। तो कौन से नेशनल हाईवे के पास आपका ताज उल मस्जिद स्थित है, ये आपको बताना है। नेशनल हाईवे 12, नेशनल हाईवे 11, नेशनल हाईवे 10 या नेशनल हाईवे 9? तो नेशनल हाईवे 12 के पास आपको ताज उल मस्जिद देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेशनल हाईवे 12 आपका कहां से कहां तक जाता है? जबलपुर से जयपुर तक ये जाएगा, ठीक है। तो जबलपुर से जयपुर तक के रास्ते में आपका भोपाल ही पड़ेगा। तो नेशनल हाईवे 12 जबलपुर से जयपुर तक का ये रास्ता जाएगा और ताज उल मस्जिद नेशनल हाईवे 12 के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? शाहजहां बेगम, रजिया सुल्तान, गौहर बेगम या सिकंदर जहां बेगम? तो भोपाल में स्थित जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण होता है गौहर बेगम के टाइम पीरियड पे। गौहर बेगम जिन्हें हम कुदसिया बेगम के नाम से भी जानते हैं, तो इनके टाइम पीरियड पे हम देखते जामा मस्जिद का निर्माण कार्य होगा और ये भोपाल की प्रथम महिला शासिका के रूप में जानी जाती हैं। तो ये भी ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? भोपाल की प्रथम महिला शासिका, ठीक है, कुदसिया बेगम या फिर गौहर बेगम। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। भोपाल की प्रसिद्ध स्मारक रानी महल और चमन महल का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान मोहम्मद खान, दोस्त मोहम्मद खान, निजाम शाह या यार मोहम्मद खान?
तो भोपाल में जो फेमस रानी महल और चमन महल है इसको बनवाते हैं दोस्त मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोस्त मोहम्मद खान या यार मोहम्मद खान में क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल में फेमस रानी महल और चमन महल को बनवाया है। ऑप्शन नंबर 2 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। भोपाल में गौहर महल की स्थापना का श्रेय किस शासिका को दिया जाता है? शाहजहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम, कुदसिया बेगम या बेगम आबिदा सुल्तान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि कुदसिया बेगम का नाम गौहर बेगम भी था, तो इन्होंने ही गौहर महल बनवाया होगा। इस तरह से आप ट्रिक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कुदसिया बेगम या गौहर बेगम ने भोपाल में स्थित गौहर महल की स्थापना की है। और इसके साथ साथ इन्होंने जामा मस्जिद भी बनवाया भोपाल में, ये भी ध्यान रखिएगा। भोपाल में जामा मस्जिद गौहर बेगम ने बनवाया था, जो कि भोपाल की प्रथम महिला शासिका के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। भोपाल की प्राचीन मोती महल का निर्माण किसने करवाया? दोस्त मोहम्मद खान, सिकंदर जहां बेगम, कुदसिया बेगम या निजाम शाह। तो भोपाल की फेमस जो मोती महल है इसको बनवाती है सिकंदर जहां बेगम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। भोपाल स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मोती महल पूछा जाए या फिर मोती मस्जिद, ये दोनों कौन बनवाएगा? सिकंदर जहां बेगम। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा, रट लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कुदसिया बेगम या गौहर बेगम क्या बनवाती हैं, पूरा पॉइंट मैं बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। तो ये बनवाएंगी आपकी गौहर महल भोपाल में, और साथ ही साथ जामा मस्जिद, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है आपको पूछा जा सकता, तो 1819 से 1837 तक ये भोपाल की बेगम रहती हैं, क्योंकि प्रथम महिला शासिका, तो इनका बिल्कुल ध्यान रखना। फिर आपको बताया सिकंदर जहां बेगम ने क्या बनवाया है? मोती महल और मोती मस्जिद, तो ये भी ध्यान रखना, मोती महल और मोती मस्जिद सिकंदर जहां बेगम ने बनवाया है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, शाहजहां बेगम ने क्या बनवाया? तो अभी जस्ट आप लोगों को बताया ताज उल मस्जिद। ताज उल मस्जिद हम देख रहे हैं कि इसको मस्जिदों का ताज भी बोला जाता है, बिल्कुल रट लीजिए। मस्जिदों का ताज किसे कहा जाता है? ताज उल मस्जिद, इसका मीनिंग ये होता है, ये ठीक है। और इसके अलावा ताजुल मस्जिद नेशनल हाईवे 12 के पास भोपाल में स्थित है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये प्रमुख पॉइंट हमने आपको बताए हैं जो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि किस जिले में स्थित है? तो पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि होशंगाबाद, मंदसौर, खरगोन या झाबुआ में से कहाँ होगी? तो पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि आपकी खरगोन में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत कम लोगों को ये पता होता है, कोई गैस भी नहीं कर पाता कि खरगोन कैसे होगी। तो पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि खरगोन में है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पेशवा बाजीराव प्रथम को बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाना जाता था और थोलरे बाजीराव के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। साथ ही साथ इन्हें अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इनकी वीरता की वजह से इन्हें अपराजित हिंदू सेनानी कहा जाता है पेशवा बाजीराव प्रथम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसकी मृत्यु के कारण मराठों ने अधिकार प्राप्त किया मध्य प्रदेश में? औरंगजेब, शाहजहां, हर्षवर्धन या जहांगीर? तो मध्य प्रदेश में मराठा अधिकार प्राप्त कर पाते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा मध्य प्रदेश में पुनः अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कोरेगांव और अस्ती का युद्ध इनमें से किस मराठा शासक से संबंधित होगा? तो बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, मल्हार राव होलकर या खंडेराव होलकर? कोरेगांव और अस्ती का युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोरेगांव और अस्ती का युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय से रिलेटेड है। और मराठा साम्राज्य के पतन को हम देखते हैं कि ये इन्हीं की वजह से हुआ। मराठा साम्राज्य का पतन किन की वजह से हुआ? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय की वजह से बोला जाता है कि मराठा साम्राज्य का पतन हो गया, या डिक्लाइन हो गई। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? मल्हार राव होलकर, खंडेराव होलकर, मालीराव होलकर या भौजीराज राव होलकर? तो मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के रूप में जाना जाता है मल्हार राव होलकर को। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिल्कुल रट लीजिए कि मालवा का प्रथम मराठा सूबेदार किसे चुना गया? मल्हार राव होलकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। जीवाजी राव सिंधिया द्वारा
मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य प्रमुख के रूप में पदभार कब संभाला गया? 15 मई 1948, 12 अक्टूबर 1948, 28 मई 1948 या 31 अक्टूबर 1948? अभी थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया क्योंकि ईयर वाला क्वेश्चन है जो अक्सर हम गलत करके आते हैं एग्जाम में। तो जीवाजीराव सिंधिया द्वारा मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य प्रमुख के रूप में पदभार संभाला जाता है 28 मई 1948 को। यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत की आजादी के बाद अप्रैल 1948 में हम देखते हैं कि 25 रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाता है जिसका नाम होता है मध्य भारत। पहले मध्य प्रदेश की जो हम देख रहे हैं वर्तमान में आपको मैप देखने को मिलता है, ऐसा नहीं था। मध्य प्रदेश का पहले नाम मध्य भारत हुआ करता था। तो मध्य भारत का राज्य प्रमुख बनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। हमने अभी देखा जीवाजीराव सिंधिया जी को, और जीवाजीराव सिंधिया माधवराव सिंधिया के पुत्र थे। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधिया वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की? महदजी सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया या फिर जानकोजी राव सिंधिया? तो यहाँ पे देखो क्या है, उज्जैन से ग्वालियर कैपिटल शिफ्ट किया जा रहा है। अब कैपिटल शिफ्ट करने के लिए थोड़ा हमको पैसे वगैरह की जरूरत होगी, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इसको इस तरह से याद रखना कि उनके पास बहुत पैसे थे, बहुत दौलत थी। तो दौलत राव सिंधिया सिंधिया डायनेस्टी का कैपिटल शिफ्ट कर देंगे। बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, तो कैपिटल शिफ्ट किसने की? दौलत राव सिंधिया ने, उज्जैन से ग्वालियर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सालबाई की संधि किनके मध्य हुई? अंग्रेज एवं मुगल, अंग्रेज एवं मराठा, मराठा एवं सिख या मुगल एवं सिख? तो सालबाई की संधि अंग्रेज एवं मराठास के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालबाई की संधि होगी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद होती है ये 1782 में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, 1782 में सालबाई की संधि होगी अंग्रेज एवं मराठा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय किस सिंधिया वंश के राजा ने युद्ध में भाग लिया? तो बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। राणोजी सिंधिया, महदजी सिंधिया, जयाजीराव सिंधिया या तुकोजी राव सिंधिया? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के समय हम देखते हैं महदजी सिंधिया पार्टिसिपेट करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद सालबाई की संधि होगी अंग्रेज एवं मराठास के बीच में। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ग्वालियर, सागर, खरगोन या भोपाल? अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अक्सर लोग ग्वालियर में टिक करके आ जाते हैं, लेकिन पूछा क्या राजमाता विजयराजे सिंधिया, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो जन्म हो जाएगा सागर में। राजमाता विजयराजे सिंधिया जी का जन्म सागर में हुआ। महारानी ये ग्वालियर की थी, लेकिन सागर में इनका जन्म हुआ है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इन पे बेस्ड आपको एक बुक लिखी देखने को मिलेगी मृदुला सिन्हा जी के द्वारा। तो मृदुला सिन्हा जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम था एक रानी ऐसी थी। ठीक है, एक रानी ऐसी भी आपको बुक देखने को मिलेगी। राजमाता विजयराजे सिंधिया पर बेस्ड ये बुक है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। अहिल्याबाई होलकर की सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? यशवंतराव, काशीराव, राधेराव होलकर या तुकोजी होलकर? तो अहिल्याबाई होलकर जी की सेना का सेनापति बनते हैं तुकोजी होलकर। ऑप्शन नंबर 4 इन द राइट आंसर। और मालवा में प्रथम मराठा सूबेदार किसे चुना गया था? तो हम देख रहे थे प्रथम मराठा सूबेदार चुने जाता है आपका मल्हार राव होलकर जी को। तो ये भी पॉइंट याद ध्यान रखना। ठीक है, मल्हार राव होलकर। और अहिल्याबाई की सेना का सेनापति तुकोजी होलकर को चुना गया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में होलकर राज की स्थापना कब की गई थी? 1796, 1782 या फिर 1719 या 1732? तो होलकर राज की स्थापना मध्य प्रदेश में 1732 में इंदौर क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्हार राव होलकर की समाधि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? मुरैना, शिवपुरी, गुना या भिंड? तो मल्हार राव होलकर की समाधि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि कहाँ हो जाएगी? तो पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि आपकी हो जाएगी खरगोन में। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि खरगोन में और मल्हार राव होलकर की समाधि भिंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा मध्य भारतीय शासक है जिसे भारत का नेपोलियन कहेंगे? वीर कुंवर सिंह, यशवंतराव होलकर, ठाकुर कुंदन सिंह और राजा मान सिंह तोमर। अब ये क्वेश्चन तो एग्जाम में देख के सबका दिमाग घूम जाएगा।
मैम भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त सुना है हमने आज तक, इसके अलावा ये क्या ऑप्शन दे दिया आपने, गलत ऑप्शन है, ये सब दिमाग में आएगा। तो मध्य भारतीय शासक जिसे भारत का नेपोलियन जाना जाता है वो हो जाएंगे यशवंतराव होलकर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही फेमस इतिहासकार है एन.एस. ईमानदार, इन्होंने यशवंतराव होलकर की तुलना नेपोलियन से की है। ये एकमात्र ऐसे शासक थे जिनके साथ अंग्रेज हर हाल में बिना किसी शर्त के समझौता करने को तैयार हुआ करते थे। दैट्स वाई यशवंतराव होलकर जी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है एन.एस. ईमानदार के द्वारा। अब दिमाग में आएगा मैम समुद्रगुप्त भी तो भारत का नेपोलियन है, तो बिल्कुल हाँ, समुद्रगुप्त को भी भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने कहा है उनको भारत का नेपोलियन। तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है और एन.एस. ईमानदार जी ने यशवंतराव होलकर को भारत का नेपोलियन कहा है। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यशवंतराव होलकर किसके पुत्र थे? मल्हारराव होलकर, मालेराव होलकर, खंडेराव होलकर या तुकोजी होलकर? तो यशवंतराव होलकर तुकोजी होलकर के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसका संबंध मराठा शासकों से है? मंदसौर की संधि, ग्वालियर की संधि, राजपुर घाट की संधि या उपरोक्त सभी? तो हम देखते हैं ये सभी संधियां मराठा शासकों से रिलेटेड हो जाएंगी। ये सभी ट्रीटी ध्यान रखना मराठा शासकों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मंदसौर की संधि, ग्वालियर की संधि और राजपुर घाट की संधि कब होती है? तो राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई थी, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम देखते हैं ग्वालियर की संधि हुई थी आपकी 1817 में और मंदसौर की संधि होती है 1818 में। तो यहाँ पे लाइन बार से मैंने आपको बता दिया, मंदसौर की संधि 1818, ग्वालियर की संधि 1817 और राजपुर घाट की संधि 1805। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मंदसौर की संधि इंदौर के मल्हारराव होलकर और अंग्रेजों के मध्य कब हुई? तो जस्ट अभी मैंने बताया मंदसौर की संधि कब होती है आपकी 1818 में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशवंतराव होलकर और ब्रिटिश सरकार के मध्य राजपुर घाट की संधि व्यास नदी के किनारे कब हुई? तो राजपुर घाट की संधि क्या बताया आपको 1805 में हुई। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने देखा ये संधियां किनके बीच में हो रही है ये भी बता दे रही हूं मैं। तो देखो राजपुर घाट की संधि यशवंतराव होलकर और ब्रिटिश सरकार के बीच हो रही है, ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा मंदसौर की संधि मल्हारराव होलकर और अंग्रेजों के बीच में हो रही है 1818 में। और फिर बचती है आपकी ग्वालियर की संधि। तो ग्वालियर की संधि आपकी हो रही है, हम देख रहे हैं 1817 में। किनके बीच में? दौलत राम सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। तो ये हो जाएगा पॉइंट। दौलत राम सिंधिया और अंग्रेज में कौन था? तो ये हो जाएंगे आपके लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए एमपी हिस्ट्री से जुड़े, जो कि आपके अपकमिंग एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम और व्यापम एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।